जरा कल्पना कीजिए कि पिछले 5 सालों की हर नाकामी, हर रुकी हुई प्रमोशन, हर टूटता हुआ रिश्ता और और वो जो भयानक मानसिक थकान होती है, वो सब कोई बुरा वक्त या बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन बेहद सटीक कॉस्मिक सॉफ्टवेयर अपडेट था। हाँ, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है चीजों को देखने का। अक्सर जब जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है तो इंसान उसे सजा मान लेता है, बिल्कुल जबकि हमारे जो डेटा और पैटर्न्स हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। सही कहा। और आज का विषय है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस का पूरा विश्लेषण। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें ज्योतिषीय और ग्रही हलचलों का बहुत ही बारीक डेटा मौजूद है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का ये महीना एक टर्निंग पॉइंट आखिर क्यों है, बिल्कुल। और यहां से लेकर 2030 तक उनके जीवन का ब्लूप्रिंट क्या कहता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और हाँ, शुरुआत में ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम यहाँ स्रोतों में दी गई जानकारियों का पूरी तरह से तार्किक, कार्यकारण और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस विश्लेषण का आधार ही यही है कि ग्रहों की चाल सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव और जीवन के साइकिल्स को दर्शाने वाला एक फ्रेमवर्क है। मतलब ये समझना कि बाहर ब्रह्मांड में जो घर्षण हो रहा है वो इंसान के भीतर और उसके व्यवहार में कैसे प्रतिबिंबित होता है। तो इसी फ्रेमवर्क को सबसे बुनियादी स्तर पर खोलते हैं। कुंभ राशि का डीएनए आखिर है क्या? स्रोतों के अनुसार ज्योतिष चक्र में ये 11वीं राशि है ना? हाँ। तो 11वां भाव इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो इसका तत्व है ना? हाँ, ये एक वायु तत्व है, लेकिन साथ ही ये स्थिर राशि भी है। मतलब सामान्य भौतिक विज्ञान भी कहता है कि वायु का स्वभाव बहना है, स्वतंत्र रहना है। उसे स्थिर कैसे किया जा सकता है? यहीं पर कुंभ राशि के पूरे मनोविज्ञान की चाबी छिपी है। देखिए, वायु जब स्वतंत्र रूप से बहती है तो वो एक हल्का झोंका होती है, लेकिन जब आप वायु को एक जगह स्थिर या कैद कर देते हैं, जैसे किसी बंद जगह में, हाँ, जैसे किसी हाई प्रेशर टैंक में या किसी टनल के भीतर, हाँ, तो वो एक प्रचंड दबाव बन जाती है। कुंभ राशि का दिमाग विचारों और विजन से भरा होता है, जो वायु है। अच्छा। लेकिन जब वे किसी विचार को पकड़ लेते हैं तो उसे छोड़ते नहीं। ये स्थिरता है। विचारों की ये स्थिरता ही उन्हें समाज में सबसे अलग, कभी कभी थोड़ा सनकी, लेकिन बहुत दूरदर्शी बनाती है। अरे वाह, मेरे दिमाग में तो इसे पढ़ते एक बहुत ही सटीक एनालॉजी आई। कुंभ राशि वाले मुझे एक बहुत ही भारी डीजल इंजन या फिर एक प्रेशर कुकर की तरह लगते हैं। प्रेशर कुकर दिलचस्प है। हाँ, मतलब शुरुआत में इनमें बहुत आलस दिखाई देता है। कोई भी नया काम बहुत धीरे शुरू करते हैं, जैसे भारी डीजल इंजन को गर्म होने में लंबा वक्त लगता है। लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है या जब ये मन में किसी काम को ठान लेते हैं तो बस कुकर की सीटी बज जाती है। फिर इंजन अपनी पूरी क्षमता पर आ जाता है और तब इन्हें रोकना नामुमकिन होता है। वे ना दाएं देखते हैं ना बाएं, बस अपने लक्ष्य की तरफ घूमते रहते हैं। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और इस डीजल इंजन वाली एनालॉजी को अगर हम ग्रहों से जोड़ें तो इसका ईंधन असल में शनि है। अच्छा, शनि? हाँ, कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह है, जिन्हें कर्म फलदाता माना गया है। शनि बहुत भारी, धीमे और ठंडे ग्रह हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों की शुरुआत धीमी होती है। ओके, अब समझ आ रहा है। शनि की ऊर्जा के कारण ये लोग जिद्दी और अड़ियल दिखाई देते हैं, लेकिन उसी शनि के न्यायप्रिय स्वभाव के कारण इनका दिल बहुत दयालु होता है। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो शनि का प्रभाव इन्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास भी करवा देता है। ये अंदर से बेहद संवेदनशील होते हैं, दूसरों के दर्द को अपना समझ लेते हैं। मतलब बाहर से एक सख्त कवच और अंदर से पूरी तरह से सहानुभूति। बिल्कुल। अब स्रोत में एक और दिलचस्प जानकारी थी। कुछ खास राशियां हैं जिनके बारे में कहा गया है कि कुंभ वालों को उन्हें अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं देना चाहिए। हाँ, वो सपोर्ट सिस्टम वाली बात। वही, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर। तो मेरा सवाल ये है कि यही राशियां क्यों? इनमें ऐसा क्या खास है जो कुंभ के इस स्थिर वायु वाले स्वभाव को सपोर्ट करता है? इसके पीछे सीधा सीधा तत्वों का विज्ञान काम करता है। देखिए, वृषभ, कन्या और मकर जो हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं।
कुंभ राशि वालों के पास बड़े बड़े सपने और विजन तो होते हैं, लेकिन उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस जमीन की जरूरत होती है। और ये राशियां वो जमीन देती हैं? बिल्कुल। ये पृथ्वी तत्व वाली राशियां उन्हें वो जमीन, वो ग्राउंडिंग देती हैं। और दूसरी तरफ मिथुन और तुला बाकी वायु तत्व की राशियां हैं, लेकिन ये कुंभ की तरह स्थिर नहीं है। ये लचीली हैं। हाँ, ये लचीली हैं। ये कुंभ राशि के भारी विचारों को हल्का करने और उन्हें संवाद में बदलने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये एक प्राकृतिक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। क्या बात है। अब उस विषय पर आते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल मचा रहा है, अप्रैल 2026 का ये महीना, जो कि एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, स्रोतों ने इसे टर्निंग पॉइंट कहा है। इसकी वजह बताई गई है कि 12 अप्रैल 2026 को शनि उदित अवस्था में आ गए हैं। इससे पहले लगभग 1 महीने से सूर्य और शनि एक ही घर में थे। सूर्य और शनि को ज्योतिष में पिता और पुत्र तो माना गया है, लेकिन इनके संबंध सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होते हैं। बहुत ज्यादा। स्रोतों का दावा है कि इस युति ने कुंभ राशि वालों को भयानक मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्चों और अपनों से दूरियों का सामना करवाया है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सूर्य अहंकार, आत्मा और अधिकार का प्रतीक है, और शनि सीमाओं, अनुशासन और वास्तविकता का ग्रह है। ओके। जब अहंकार और सीमाएं एक ही जगह यानी कुंभ राशि के धन और वाणी वाले भाव में टकराते हैं, तो एक तीव्र मनोवैज्ञानिक घर्षण पैदा होता है। इंसान का अहंकार कहता है मुझे ये अभी चाहिए, और वास्तविकता कहती है नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। तो एक क्लैश होता है अंदर ही अंदर, कि अपनों को दूर कर देते हैं। और यही घर्षण अनावश्यक खर्चों के रूप में भी बाहर आता है, क्योंकि इंसान तनाव को कम करने के लिए चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोतों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और मुझे बात थोड़ी उलझी हुई लगी। कौन सी बात? स्रोत कह रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। 14 अप्रैल के बाद आय के एक से ज्यादा स्रोत बनेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। हाँ। लेकिन ठीक उसी जगह एक सख्त हिदायत है कि 11 अप्रैल तक निवेश करने से सख्त मना किया गया है। मतलब अगर पैसा आ रहा है, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो 11 अप्रैल तक रुकने की और 19 अप्रैल के बाद ही निवेश करने की ये बारीक टाइमिंग क्यों दी गई है? ये विरोधाभास क्यों? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि टाइमिंग का एक बहुत ही स्पष्ट गणित है। मंगल और बृहस्पति अवसर पैदा कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन 11 अप्रैल तक सूर्य और शनि का जो तनावपूर्ण घर्षण था ना, हाँ। वो फैसले लेने की क्षमता को धुंधला कर रहा था। उस दौरान व्यक्ति डर, घबराहट या फिर खुद को सही साबित करने की जिद में आकर गलत जगह पैसा लगा सकता था। ओ, समझ गया। 12 अप्रैल को शनि सूर्य के प्रभाव से बाहर आकर उदित होते हैं, और 14 अप्रैल को सूर्य वो घर छोड़ देते हैं, लेकिन दिमाग को शांत होने में थोड़ा वक्त लगता है। मतलब अवसर भले ही सामने हो, लेकिन उसे पकड़ने के लिए जो दिमागी संतुलन चाहिए वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है। ठीक यही बात है। संपत्तियां, गाड़ी खरीदने के लिए समय अच्छा बताया गया है, क्योंकि वे ठोस संपत्तियां हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी भी लुभावने ऑफर या शेयर बाजार के गलत निवेश से बचने को कहा गया है। 19 अप्रैल के बाद ग्रहीय ऊर्जा पूरी तरह से सेटल हो जाती है और हर तरह से लाभ की संभावना है। वाओ! तो वित्तीय स्थिति को समझने के बाद अब नजर डालते हैं लंबी अवधि के मास्टर प्लान पर, 2026 से 2030 तक का समय। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है कुंभालों के लिए। बिल्कुल। स्रोतों में एक उम्र के जादुई पड़ाव पर बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि 29 वर्ष की उम्र से लेकर 33 या 34 वर्ष के बीच कुंभ राशि के जीवन में एक बड़ा यूटर्न आता है, जहां अचानक बड़े प्रमोशन मिलते हैं और सपने पूरे होने लगते हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष ग्रहीय गणित है जो इसी उम्र में आकर ट्रिगर होता है? इसके पीछे शुक्र और मंगल का एक बहुत ही सटीक समीकरण है। कुंभ राशि के लिए भाग्य को नियंत्रित करने वाले ग्रह शुक्र हैं। ओके। और कर्म यानी 10वें भाव को नियंत्रित करने वाले ग्रह मंगल हैं। ग्रहों की अपनी एक मैच्योरिटी एज या परिपक्वता की उम्र होती है। शुक्र की परिपक्वता 25 की उम्र में शुरू होती है और मंगल की 28 के आसपास। अच्छा, तो दोनों मिल जाते हैं। हाँ, जब व्यक्ति 29वें वर्ष में प्रवेश करता है तो इच्छाओं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी साहस का संयोजन अपने चरम पर होता है।
व्यक्ति सिर्फ विजन नहीं देखता, बल्कि उस विजन को जमीन पर उतारने की क्षमता हासिल कर लेता है। इसलिए इस उम्र में वो यू टर्न दिखाई देता है। लेकिन जहां एक तरफ तरक्की की बात हो रही है, वहीं स्रोतों ने सेहत को लेकर जो बातें कही हैं, वे बहुत ही सतर्क करने वाली हैं। बिल्कुल। उन्होंने पिछले 1 साल की स्वास्थ्य समस्याओं का बिल्कुल सटीक जिक्र किया है, जैसे दांतों की दिक्कतें, कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या गले का इन्फेक्शन। और सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि अभी भारी जिम एक्सरसाइज से पूरी तरह बचना है। मानसिक तनाव का शरीर पर असर समझ आता है, लेकिन ये विशिष्ट हिस्से ही क्यों? क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि से दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं, और दूसरा घर मुख, गले, दांत और शरीर के ऊपरी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। शनि की प्रकृति को समझना जरूरी है। वो ठंडे और खुश्क ग्रह माने जाते हैं। तो जब शनि इस भाव में होते हैं, तो वो उस क्षेत्र की नमी और जीवन ऊर्जा को सोखने लगते हैं। ओह, ड्राइनेस। बिल्कुल। हड्डियों और जोड़ों के बीच जो लुब्रिकेशन होता है वो कम होने लगता है। ड्राइनेस बढ़ने के कारण मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। इसीलिए भारी एक्सरसाइज या जिम करने से मना किया गया है। हड्डियां और लिगामेंट्स अभी चोटिल होने के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये बहुत ही तार्किक व्याख्या है। अब बात करते हैं करियर की। स्रोतों के अनुसार 2 जून 2026 को बृहस्पति की चाल बदल रही है। यह वो समय बताया गया है जब कर्ज खत्म होंगे। विशेष रूप से जो लोग मार्केटिंग, HR और मैनेजमेंट में है, उन्हें भारी लाभ होगा। लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो है विदेश यात्रा का डेटा। राहु का गोचर है ना? हाँ, दिसंबर 2026 से लेके मध्य 2028 तक राहु कुंभ राशि के 12वें भाव में जाएगा, जिससे फॉरेन क्लाइंट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के अवसर बनेंगे। हाँ। राहु और विदेश का ये क्या कनेक्शन है? 12वां भाव जन्मभूमि से दूरी और विदेशी धरती का घर माना जाता है। और राहु क्या है? राहु विस्तार है, सीमाएं तोड़ना है और अजनबी तत्व है। जब राहु 12वें भाव में आता है और शनि की उस पर दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति का कर्म उसकी जन्मभूमि की सीमाओं को तोड़कर बाहर निकल जाता है। यह योग इंसान को विदेशी स्रोतों से धन कमाने का विशाल अवसर देता है। और स्रोतों में यह भी था कि जब ये राहु मध्य 2028 से 2029 के बीच 11वें भाव में आएगा, तो शेयर मार्केट में अचानक मुनाफे की संभावना है। हाँ, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ही अचानक फल देने की है। 11वां भाव लाभ का है, तो राहु उन अवसरों को कई गुना बढ़ा देता है जिनके बारे में व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होता। अब आते हैं उस विषय पर जिसका नाम सुनकर ही लोग अक्सर डर जाते हैं। साढ़े साती। साढ़े साती का खौफ। बिल्कुल। स्रोतों में बताया गया है कि पिछले 5 सालों से इस साढ़े साती ने कुंभ वालों को लगभग तोड़कर रख दिया था। शादी, व्यापार, हर जगह देरी। लेकिन इस डर के बीच मैंने स्रोतों में एक बहुत ही अजीब बात पढ़ी। क्या? लिखा है कि मंदिर में शनि की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उनके चरणों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टि तिरछी है। तो क्या ये सिर्फ डर पैदा करने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? इसे सिर्फ डर समझना बहुत सतही सोच होगी। देखिए, शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश का पद दिया गया है। जज? हाँ, जज। जब कोई व्यक्ति अदालत में जज के सामने खड़ा होता है, तो वो जज की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता। उसकी नजरें नीचे होती हैं। सम्मान में। सुधारने आते हैं, बर्बाद करने नहीं। ये बहुत शक्तिशाली बात है। और शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसलिए परिणाम भी ठोस देते हैं। स्रोतों का तो दावा है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, वो खुद आकर माफी मांगेंगे। ऐसा होता भी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से बाहर आने के लिए स्रोतों में कुछ बहुत ही विशिष्ट व्यावहारिक उपाय भी बताए गए हैं। जैसे 100 रुपए में से 2 रुपए गरीबों के लिए निकालना, गली के कुत्तों को खाना खिलाना, वृद्धाश्रम में माताओं का सम्मान करना, क्योंकि शनि अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर 7 परिक्रमा करना, और शनि बीज मंत्र ओम प्राद प्रीम प्रो स शनिश्चराय नमः का जाप। ये मुझे सारे उपाय असल में व्यक्ति को जमीन से जोड़े रखने के तरीके लगे। बिल्कुल। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, ये व्यक्ति के व्यवहार को शुद्ध करने की मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स हैं। जैसे कुत्तों को खाना खिलाना। हाँ, वो सहानुभूति पैदा करता है। वृद्धाश्रम जाना अहंकार को तोड़ता है। और पीपल के पेड़ की परिक्रमा असल में एक मूविंग मेडिटेशन है। इससे जो कुंभ की स्थिर वायु का दबाव है, वो संतुलित होता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये समय धैर्य का फल मिलने का है। बिल्कुल। 7.5 का आखिरी चरण अब उन्हें छप्पन फाड़ कर देने वाला है, बशर्ते वे अपनी संगत और कर्म अच्छे रखें। वो भारी डीजल इंजन अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। हाँ, और विदा लेने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन इसी विषय से जुड़ा है। जरूर। जरा सोचिए, क्या ये 7.5 जो 7.5 साल का चक्र है, वास्तव में ग्रहों का कोई श्राप है, या फिर ये मानव मनोविज्ञान का एक जरूरी चक्र है? मतलब विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर की हर कोशिका लगभग 7 सालों में पूरी तरह से बदल जाती है। तो क्या 7.5 महज एक ब्रह्मांडीय टाइमर है जो हमें हमारी पुरानी खराब आदतों की केंचुली उतारकर एक नया और बेहतर इंसान बनने के लिए मजबूर करता है? क्या बात है, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ ग्रहों के शिकार हैं या खुद को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में हैं? सुनने वालों को इसी सवाल के साथ छोड़ते हुए हम इस गहराई से की गई चर्चा का अंत करते हैं।